हेलो स्टूडेंट, मैं रंजन आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th 11th एंड 12th। हम लोग कॉन्सेक्यूटिव वे में चलेंगे। पहले क्लास 10th के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। 10th का सिलेबस कंप्लीट होने पर ही हम क्लास 11th स्टार्ट करेंगे और 11th का सिलेबस कंप्लीट होने पर हम लोग क्लास 12th को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर बोर्ड के लिए सफिशिएंट होगा। प्रत्येक चैप्टर में जितने वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 10th के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है आप लोगों को? केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक जो है वह है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ना है 4 चैप्टर हैं अलजेब्रा में। फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, सेकेंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, थर्ड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फोर्थ चैप्टर जो है वो है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट देख लेंगे कि पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं और एपी को हिंदी में क्या बोलते हैं। मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंग्लिश टर्म यूज नहीं होता है और मैं लेक्चर हिंदी में ही डिस्कस करूँगा। तो बिहार बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई तीनों बोर्ड के स्टूडेंट के लिए लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आइए देखते हैं थर्ड टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो थर्ड टॉपिक में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ टॉपिक जो है वह है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर होगा सर्कल्स, दूसरा चैप्टर होगा ट्रायंगल्स एंड तीसरा जो चैप्टर होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आते हैं फिफ्थ टॉपिक पर। फिफ्थ टॉपिक जो पढ़ने हैं वह है ट्रिग्नोमेट्री। सिक्स्थ टॉपिक मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ना होगा। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया किसका? तो क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फेयर, सिलेंडर, कोन एंड फ्रस्ट्रम। तो इतने सारे टॉपिक जो है मेंसुरेशन में पढ़ने हैं। इसके बाद आते हैं सेवेंथ टॉपिक जो है वह है स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक में क्या पढ़ना है? तो वही मीन, मोड, मीडियन के बारे में पढ़ना है। इसमें अलग अलग मेथड का यूज करके हम मीन, मोड, मीडियन को फाइंड करेंगे। इसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ चुके हो जूनियर क्लास में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो बिना देरी किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला टॉपिक रियल नंबर। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि नंबर जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर के बारे में थोड़ा सा। तो ये है नंबर हमारे पास। तो नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है रियल नंबर, ठीक है, एनो मतलब नंबर। पहला जो है नंबर जो है वह है रियल नंबर। और नंबर का जो सेकंड कैटेगरी है वो है इमेजिनरी नंबर। एनो मतलब नंबर। इमेजिनरी नंबर को कभी कभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो लिख देते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग में मैथमेटिशियन को केवल रियल नंबर के बारे में पता चला और बाद में इमेजिनरी नंबर आया। तो अब देखते हैं कि रियल नंबर
किसको कहते हैं, कौन कौन से नंबर जो है वह रियल नंबर में आते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जीरो हैं, ठीक है, या तो नंबर फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, जैसे 3/2 के फॉर्म में हो गया, या तो नंबर डेसिमल फॉर्म में है जैसे 0.56, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर में कौन कौन से आएंगे, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसके बाद जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ये है मेरा जीरो के राइट में जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं वह है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट में जितने भी नंबर आते हैं वह है नेगेटिव इंटीजर। तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विथ जीरो, ठीक है, जीरो भी ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। इसके अलावा जो भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, जैसे 3/2, 1/2, 6/1, ठीक है, ये भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। या जो भी नंबर डेसिमल फॉर्म में होगा, ठीक है, वह भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। या जो नंबर मिक्स फ्रैक्शन में होंगे, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में होंगे वह भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो रियल एक्सिस पर डिनोट किया जा सके। तो मेरे पास 2 एक्सिस होता है, सभी लोगों को पता है कि 2 एक्सिस होते हैं, एक होते हैं रियल एक्सिस, दूसरा होता है इमेजिनरी एक्सिस। अब रियल एक्सिस किसको कहते हैं, तो एक्स एक्सिस को ही रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस को ही रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो जितने भी नंबर्स एक्स एक्सिस पर डिनोट किए जा सकते हैं वे सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वह रियल नंबर होंगे, और जो नंबर एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते उन सारे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अब आते हैं इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे एक है मेरे पास x² - 4 = 0, ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है x² - 4 = 0। यदि हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करें तो x का वैल्यू क्या आएगा, हो जाएगा x² = 4, ठीक है, और x क्या होगा, ±√4, और यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलेगा, +-2। तो कभी भी स्क्वायर को रिमूव कर उसको स्क्वायर रूट में लिखते हैं तब 2 वैल्यू लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, दूसरा नेगेटिव लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, जब मैं पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहूँगा तब ये मैं बताऊंगा कि जैसे ही हम x² को हटाकर राइट में स्क्वायर रूट लगाते हैं तब प्लस माइनस का साइन क्यों लिखते हैं, ठीक है, 2 साइन क्यों लिखते हैं, प्लस भी लिखते हैं माइनस भी लिखते हैं, तो ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स किसको कहते हैं। तो यहाँ पे x² - 4 = 0 है, तो यहाँ से हमको x का 2 वैल्यू मिला, +2 भी मिला और -2 भी मिला। मतलब कहने का मतलब है हमको वेरिएबल का वैल्यू मिला, यहाँ पर जो नंबर मिल रहे हैं सॉल्यूशन मिल रहा है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि x का कुछ न कुछ वैल्यू हमको मिल रहा है जब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको x का कुछ न कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो कहेंगे कि रियल वैल्यू मिल रहा है। रियल वैल्यू मतलब कि जो रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास है x² + 4 = 0, x² + 4 = 0। जब हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे या हम यदि सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तब देखिए क्या मिलता है हमको। तो यहाँ हो जाएगा x² = -4, x² = -4,
तो अब इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि x के जगह पे नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे x के जगह पे यदि हम -1 भी पुट करें तो एक्स स्क्वायर जो है -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। लेकिन लेकिन RHS में जो वैल्यू है ना वो निगेटिव में है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया कि LHS जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, RHS जो है वो निगेटिव है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाए? पॉजिटिव कभी भी निगेटिव के बराबर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा नो सॉल्यूशन होगा, मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसको हम पुट कर दें तो वो -4 हमको मिल पाए, ठीक है। x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसको हम यहाँ पर LHS में पुट करें तो हमको सॉल्यूशन क्या मिले, -4 मिले। जैसे आप लोग -2 भी पुट कीजिएगा, x के जगह पे 2 पुट कीजिएगा तब भी एक्स स्क्वायर क्या देगा, 4 देगा। x के जगह पे यदि -2 भी पुट कीजिएगा तब भी क्या मिलेगा, हमको 4 मिलेगा। तो हमको -4 कभी भी नहीं मिलेगा, x का कुछ भी वैल्यू रख दें, पुट कर दें तो हमको नेगेटिव वैल्यू -4 कभी भी नहीं मिलेगा। तब इसी समय क्या हुआ, कंट्राडिक्शन अराइज हो गया, ठीक है। कंट्राडिक्शन अराइज यही हो गया कि पॉजिटिव जो है वह नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैथमेटिशियन ने कहा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको LHS में पुट कर दिया जाए तब क्या हो, वह RHS के बराबर हो जाए। तो यहीं पर इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आता है या कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट तो मैथमेटिशियन ने, ठीक है, एक नया नंबर का कैटेगरी बनाया जिसको कहा गया कि वह कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। उन्होंने कहा कि √-1 जो होगा ना, √-1 जो होगा उसको I बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, I बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि √-1 को हम I से डिनोट करेंगे। I मतलब क्या होता है, आईओटा। I किसके लिए डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी नंबर के लिए। तो आप लोग को जहाँ भी I दिख जाए समझ जाना कि इमेजिनरी नंबर का बात आ रहा है। तो जैसे कि मेरे पास क्या है, x² = -4, ठीक है, x² = -4। जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे और उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x = √-4, ठीक है, √-4। तो यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है, -4 है, तो इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है -1 × 4, -4 को लिखा जा सकता है -1 × 4। और अभी हमने बताया कि √-1 जो है वो क्या होगा, I से डिनोट किया जाएगा। I किसके लिए डिनोट किया जाता है, तो इमेजिनरी नंबर के लिए डिनोट किया जाता है। I को क्या कहा जाता है, तो आईओटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है √-1 × √4। तो √-1 क्या हो गया, I हो गया, और √4 से बाहर आएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2I, क्या हो जाएगा 2I, ठीक है। तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट कब आया, जब लेफ्ट में पॉजिटिव वैल्यू है और राइट में नेगेटिव वैल्यू है, तब इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आया। स्टार्टिंग में हम लोग को केवल रियल नंबर्स के बारे में पता था, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पता नहीं था, ठीक है। जैसे ही हम लोग को x² = -4 मिलता था तो हम कह देते थे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और अभी भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे, मतलब x का कोई ऐसा रियल वैल्यू नहीं होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कौन से वैल्यू होंगे, तो केवल और केवल इमेजिनरी वैल्यू होंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा, रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो क्लास 11th में पढ़ने हैं। जब मैं 11th स्टार्ट करूँगा तो उससे मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और
पूरा डीपली में डिस्कस किया जाएगा। तो अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 10th के सिलेबस में है केवल रियल नंबर। तो आइए देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक है रेशनल और दूसरा है इरेशनल, ठीक है। एक क्या है, एक है रेशनल, ठीक है, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम इरेशनल पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया जाए, तो रेशनल नंबर आप लोग जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिफिनीशन वही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ाया जाएगा। तो रेशनल नंबर मतलब वह नंबर जो p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब वह नंबर जो p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहाँ q जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा, जहाँ q जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी नंबर p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, उन सारे के सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो 3/2, ठीक है, 3/2 p/q के फॉर्म में है, ठीक है, 3/2 p/q के फॉर्म में है। और यहाँ पे q जो है वह 0 के बराबर नहीं है, q जो है वह 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। जैसे दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है 4, तो 4 भी क्या है, रेशनल नंबर है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि यह p/q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन यह p/q के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 जो है वह छिपा हुआ है, ठीक है। 4 को लिखा जा सकता है 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ 4 भी क्या है, p/q के फॉर्म में है, p के जगह पे क्या है 4 है, q के जगह पे क्या है 1 है, ठीक है। तो वे सारे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ q जो है डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है वह 0 के बराबर नहीं है, तो उन सारे के सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि q जो है वह 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। तो q 0 के बराबर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं, हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं, तो वो मैथ्स के टर्म में नॉट डिफाइन हो जाता है, नॉट डिफाइन, ठीक है। उसके बारे में हम लोग को कुछ पता ही नहीं है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यदि हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करें तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। दूसरे फॉर्म में इसको हम लोग नॉट डिफाइन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह मैथ्स के टर्म में डिफाइन ही नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें ना, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो हो जाता है 0, ठीक है। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 0। लेकिन किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करें ना, 3 में डिवाइड करें 0 से, या 4 में 0 से डिवाइड करें, या 1 लाख में 0 से डिवाइड करें, तो क्या मिलेगा, नॉट डिफाइन मिलेगा। तो कोई पूछेगा क्या 0 जो है, ठीक है, रेशनल है, रेशनल नंबर, तो बिल्कुल है, ठीक है। 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी 0 डिवाइडेड बाई 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। 0 को भी 0 डिवाइडेड बाई 1 लिखा जा सकता है, और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा, ठीक है।
तो अब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वह नंबर जो p/q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, तो उन सारे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को कहते हैं, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1/2 है। ठीक है, जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 1 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? 0.5 मिलेगा। तो वह रेशनल नंबर जब उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, तो वो डेसिमल के कुछ अंक के बाद टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाए। ठीक है, आगे हम उसको डिवाइड ना कर पाए, आगे हम उसको डिवाइड ना कर पाए, तब हम उन सारे रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन सारे रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल मेरे पास क्या है? 5/2। 5/2 जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कहने का मतलब है 5 में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? 2.5। 2.5। तो यहाँ भी क्या है? डेसिमल के एक अंक के बाद अब हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, डेसिमल के एक अंक के बाद आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब डिवाइड करने के लिए नंबर बचा ही नहीं, रिमाइंडर 0 हो चुका है। ठीक है, तब इस केस में क्या कहते हैं? जब डेसिमल के कुछ अंक के बाद हम डिवाइड ना कर पाए, रिमाइंडर 0 हो जाता है, तब वो कौन से रेशनल नंबर होंगे? तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, सेकेंड है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग। ठीक है, सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या कहिए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, जैसे मेरे पास एक रियल नंबर है, रेशनल नंबर है 1/3। मेरे पास एक रेशनल नंबर है 1/3। जब इस रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको मिलता है 0.3333 ... कहने का मतलब है बार बार 3 आ रहा है। ठीक है, डेसिमल के बाद नंबर जो है टर्मिनेट ही नहीं कर पा रहा है, रिमाइंडर 0 ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तब इसको क्या कहेंगे? जब भी रिमाइंडर 0 ना हो पाए तब क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब है कि डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से रिमाइंडर 0 नहीं हो पा रहा है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और चूँकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक नंबर बार बार आ रहा है, इसलिए कहेंगे रिपीटिंग। ठीक है, तो वह रेशनल नंबर जिसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वह पूरी तरह से टर्मिनेट ना हो, कोई 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या इससे ज़्यादा डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हो, ठीक है, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल,
तब उन सारे रेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो रेकरिंग वर्ड का यूज क्यों किया गया? रेकरिंग वर्ड का यूज क्यों किया गया? रेकरिंग वर्ड का यूज इसलिए किया गया क्योंकि सोचिए बार बार हमको इतना लिखना पड़ेगा 0.33333333 डॉट डॉट डॉट। तो इतना से बचने के लिए मैथमेटिशियन ने एक इजी कंसेप्ट अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार यूज कर देंगे, बार। तो यहाँ पे एक नंबर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 0.3 बार या रेकरिंग, ठीक है। इसको या तो बार बोलिए या तो रेकरिंग बोलिए। तो इसका मतलब यह है, ये डिनोट कर रहा है, बार जो है वो बता रहा है कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और कब तक रिपीट होगा? तो इनफाइनाइट तक रिपीट होगा, 3 बार बार आएगा। तो यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक नंबर के ऊपर हम रेकरिंग या बार का यूज किए हुए हैं। मान लीजिए 2 नंबर रिपीट होता, ठीक है, तो 2 नंबर के ऊपर हम रेकरिंग या बार का यूज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरह से आता और 0.252525 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक है 2 दूसरा है 5, ठीक है। तो इतना लिखने से बचने के लिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 0.25 रेकरिंग या 0.25 बार, ठीक है। तो ठीक है, तो हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर दिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर दिए। तो रेशनल नंबर के 2 टाइप हो गए, एक हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर किसको कहेंगे? जब कोई ऐसा रेशनल नंबर जब उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डेसिमल के कुछ अंक के बाद वो कम्प्लीटली जो है रिमाइंडर 0 हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, आगे हम उसको डिवाइड ना कर पाए, ठीक है। तो उस रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहेंगे। सेकेंड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कब कहेंगे? कि कोई ऐसा रेशनल नंबर जब हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो रिमाइंडर कभी 0 हो ही नहीं, कोई एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तब उस केस में उस रेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं उसको, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेशनल नंबर उसको कहेंगे। एक शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड कहिए या ट्रिक कहिए कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई भी रेशनल जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रिक है कि यदि कोई ऐसा रेशनल नंबर है मेरे पास, ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर जो है, यदि डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर 2 to the power of m इंटू 5 to the power of n के फॉर्म में है, ठीक है। किसी भी रेशनल नंबर में यदि हम डिनोमिनेटर को 2 to the power of m इंटू 5 to the power of n के फॉर्म में यदि एक्सप्रेस कर पाते हैं तब वो रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। कहने का मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। m और n क्या है यहाँ पर? तो m और n जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। m के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2
3 कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। n की जगह पे भी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 कहाँ तक, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यदि किसी भी रेशनल नंबर में हमको डिनोमिनेटर 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में दिख रहा है, तो विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवाइड किए हुए हम बता सकते हैं कि वह रेशनल जो है वह टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यदि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यदि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो हम बिना डिवाइड किए हुए हम बोल देंगे कि वह है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। यदि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, तब हम बिना डिवाइड किए हुए बता सकते हैं कि वह रेशनल नंबर जो होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेशनल नंबर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर है 66 डिवाइडेड बाई 180। एक रेशनल नंबर है मेरे पास 66 डिवाइडेड बाई 180। तो देखते हैं, बिना डिवाइड किए हुए हमको पता लगाना है कि यह रेशनल नंबर जो है वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन वैल्यू ना बचे। ठीक है, तो जैसे 2 से कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में मिलेगा 33, ये भी कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, इतना। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल होगा, ये भी क्या होगा, इस फॉर्म में। तो 66 बाई 180 को क्या लिखा जा सकता है, 11 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाई 30। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 30 है। डिनोमिनेटर कितना है, तो 30 है। अब क्या 30 को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या 30 को 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि एक्सप्रेस कर पाएंगे तो यह 66 डिवाइडेड बाई 180 जो रेशनल नंबर है वह किस तरह का रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यदि हम 30 को 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये जो रेशनल नंबर होगा 66 डिवाइडेड बाई 180 किस तरह का रेशनल नंबर होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। तो आइए देखते हैं क्या 30 को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ लिखते हैं 30 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, 30 को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3। तो हियर m के जगह पे क्या है, 1 है, n के जगह पे भी क्या है, 1 है। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ कि m और n क्या है, तो m और n पॉजिटिव नंबर है। m n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, तो प्लस इन्फिनाइट तक हो सकता है। तो 30 को हम 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो यदि हम इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, तो कंपेयर नहीं हो पा रहा है, कंपेयर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ n है, लेकिन यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा मिल गया है, 3 टू द पावर ऑफ 1 मिल गया है। ठीक है, तो जब भी हम डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, तो उस केस में जो रेशनल नंबर होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 31 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2, और कोई कहता है कि बताइए ये जो नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, क्या डिनोमिनेटर 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में है।
क्या डिनोमिनेटर 2 टू द पावर ऑफ n m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में है? तो बिल्कुल है, डिनोमिनेटर 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में है। ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर हो पा रहा है। m के जगह पे क्या है 5 है, n के जगह पे क्या है 2 है। तो जब भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो बिना डिवाइड किए हुए हम बता देंगे कि वह रेशनल नंबर जो है रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। पता चल गया होगा आप लोग को कि यह जो रेशनल नंबर है यह एक क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। यदि डिनोमिनेटर 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है या किया जा रहा है तो वो होगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। यदि नहीं किया जा सकता तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेशनल नंबर। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नंबर जो है वह रेकरिंग फॉर्म में गिवन होंगे और कहेगा कि आप उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में हर बार क्वेश्चंस आते हैं या प्री बोर्ड जब भी होगा प्री बोर्ड में भी आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा। तो आइए सीखते हैं कि कैसे रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किए करते हैं। ठीक है, या रेकरिंग रेशनल नंबर को कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इजी से स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 0.6 बार। ठीक है, 0.6 रेकरिंग, इसको हमको क्या करना है p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको हमको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए मेथड। और देखिए पहले क्या करते हैं, जो भी नंबर मेरे पास गिवन होगा उसको समझते हैं। 6 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि 6 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, 6 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा होगा। यदि मेरे पास इस तरह का होता 0.256 रेकरिंग तो इसका मतलब यह होता है कि 256 जो है वह बार बार रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो जो भी नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर रेकरिंग का यूज कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं, पहले जो भी क्वेश्चंस में गिवन होंगे वैल्यू उसको हम x के बराबर मान लेंगे या किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर मान लेंगे, या तो y के बराबर मान लो, या तो x के बराबर मान लो, या तो z के बराबर मान लो, किसी भी चीज़ के बराबर मान लो। तो हम लोग क्या करते हैं x के बराबर मानते हैं तो लिखते हैं x = 0.6 रेकरिंग। ठीक है, ध्यान से देखो, जो भी क्वेश्चंस में गिवन होगा क्वेश्चंस में हमको करना क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर जो है वह रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में गिवन है, उसको हमको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है, मेथड क्या है, पहले हम उसको एक वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, या तो इसको x के बराबर मान लो, या तो इसको y के बराबर मान लो, या तो z के बराबर मान लो, या तो किसी भी दूसरे वेरिएबल के बराबर मान लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है, बार का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, x = 0.666 ... ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो एक नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है तो क्या करेंगे, 1 पर एक 0 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया होता तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 पर 2 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चंस में इस तरह का होता x = 0.25 बार या रेकरिंग, तो यहाँ 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है तो हम क्या करेंगे, 1 पर 2 0 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 3 नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया होता तो 1 पर 3 0 से
1 पर 3 जीरो से क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अभी हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। 0.6 रेकरिंग को इस फॉर्म में हम लिख लिए, लिखा जा सकता है, आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं या कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन में केवल एक नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है। तो एक नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है, तो 1 पर 1 जीरो से क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 10x इज इक्वल टू, इधर भी यदि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 जो है, एक 6 डेसिमल के लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6.6666 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 10x में से x को घटाओगे तो 9x मिलेगा। ठीक है, लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 10x में से x को घटाते हैं तो क्या मिलता है, 9x मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद इधर डेसिमल के फॉर्म में जितने भी नंबर हैं और इसमें डेसिमल के फॉर्म में जितने भी नंबर हैं, घटाने पर वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 6 जो है इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है, इधर भी क्या है, डेसिमल के बाद 6 जो है वह इन्फिनिटी तक ही मूव कर रहा है। एक 6 को भले ही हम लेफ्ट में लेकर चले गए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र में से यदि एक बाल्टी पानी को निकाल लिया जाए तो अभी भी वो समुद्र ही रहेगा, नदी तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी मतलब जहाँ अनंत 6 हैं, अनंत 6 हैं जिसको गिना नहीं जा सकता, अनंत 6 में से यदि एक 6 को हम लेफ़्ट की तरफ लेकर चले भी जाएंगे तो अभी भी वह इन्फिनिटी ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही हम फर्स्ट को सेकेंड में से घटाते हैं तो इधर डेसिमल के फॉर्म में जितने भी 6 हैं और इसमें डेसिमल के फॉर्म में जितने भी 6 हैं वह एक दूसरे को जीरो कर देंगे। तो हमको मिलेगा क्या, केवल 6 मिलेगा। केवल क्या मिलेगा, केवल ये वाला 6 मिलेगा, ये वाला 6 मिलेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 9। जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कॉमन वैल्यू को कैंसिल करते हैं तो क्या मिलता है, 3 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3। तो x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो x का हमको क्या मिला वैल्यू, 2/3। x इज इक्वल टू मिला 2/3। स्टार्टिंग में हम x किसको माने हुए हैं, तो हम x माने हुए हैं 0.6 रेकरिंग को, x माने हुए हैं 0.6 रेकरिंग को, और इसी को सॉल्व करते करते आगे हमको x का क्या वैल्यू मिला, 2/3, 2/3। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मेरे पास जो क्वेश्चन था जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में था, उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्ट करने पर p/q के फॉर्म में क्या मिला, 2/3 मिला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था कि यदि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है तो उसको p/q के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 0.32 रेकरिंग,
इसे अब हमको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेथड वही है, क्या करेंगे, हम इसको एक वेरिएबल के बराबर मान लेंगे, ठीक है। या तो आप लोग x के बराबर मानिए, या तो y के बराबर मानिए, या किसी और दूसरे वेरिएबल के बराबर मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम इसको x के बराबर, x इक्वल टू क्या है 0.32 रेकरिंग है। इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू 0.3232 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 3 और 2 दोनों के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है। इसका मतलब यह है कि दोनों डिजिट बार बार रिपीट कर रहे होंगे, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.323232 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है या बार का यूज किया गया है। तो यहाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग या बार का यूज किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 पर 2 जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया होगा 1 पर उतने जीरो से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 पर उतने जीरो से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x, और इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट जो है वह डेसिमल के लेफ्ट में चला जाएगा। तो मिलेगा 32.3232 डॉट डॉट डॉट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेथड वही है, पता है आप लोग को कि फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे, ठीक है। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो 100x में से एगो x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 99x मिलेगा। और इधर डेसिमल में इधर 323232 जो है, और इसमें डेसिमल के बाद जो 323232 जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को जीरो कर देंगे, एक दूसरे को जीरो कर देंगे, ठीक है। फिर वही बात है कि यहाँ भी 3232 जो है इन्फिनिटी तक है। एक 32 को लेफ्ट में लेकर चले गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे 3232 में से एक 32 को निकाल लिए, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी क्या होगा, ये दोनों इक्वल ही है, बराबर ही है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट इक्वेशन में 323232 है वह, और इसका 323232 जो है वह, दोनों क्या हो जाएंगे, मिलकर जीरो हो जाएंगे घटाने पर, सब्ट्रैक्ट होने पर। तो बचेगा क्या, 32 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। तो क्या मिला हमको, 99x इक्वल टू 32, और यहाँ से x इक्वल टू क्या मिला, 32 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या कुछ दोनों में कॉमन वैल्यू है। तो कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। यदि कुछ कॉमन वैल्यू होता तो उसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तब वो आंसर आता। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 0.254 रेकरिंग। तो इसको यदि देखा जाए तो इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा भी है जिसके ऊपर रेकरिंग या बार का यूज नहीं किया गया है, लेकिन 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग या बार का यूज किया गया है। तो मेथड वही है, क्या करेंगे, पहले इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो डेसिमल के बाद यदि कोई ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर रेकरिंग का यूज नहीं किया गया है, तो पहले हम मेथड अप्लाई करने से पहले उस नंबर को लेफ़्ट में लेकर जाएंगे और तब अपना जो प्रीवियस मेथड है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो एक नंबर 2 को हमको यदि लेफ़्ट में लेकर जाना है तो जाहिर सी बात है कि हमको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि डेसिमल के बाद
कोई नंबर ऐसा होता है, या तो एक नंबर हो या कोई भी दो नंबर हो, 2 डिजिट हो, 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, जिसके ऊपर रेकरिंग या बार का यूज नहीं किया गया है, तो अपना जो मेथड है उसको अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, उस डिजिट को डेसिमल के लेफ्ट में लेकर जाएंगे और तब मेथड को अप्लाई करेंगे। तो इस केस में एक 2 डिजिट जो है वो क्या है, 2 है, 2 के ऊपर रेकरिंग का यूज नहीं किया गया है, तो 2 को क्या करेंगे, पहले लेफ्ट में लेकर जाएंगे। तो लेफ्ट में ले जाना है हमको, तो हमको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.54 रेकरिंग। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 2.54 रेकरिंग। अब अपना मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है। तो 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है, तो हम 1 पर 2 जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसको हम लिख भी सकते हैं इस फॉर्म में, 10x इज इक्वल टू 2.54 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग का यूज किया गया है, इसीलिए 1 पर 2 जीरो से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 पर 2 जीरो से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट में यदि मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा, 1000x। और यदि राइट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 254.545454 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मेथड वही है, फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लिख देंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। और यदि 10x को 1000x से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, 990x। तो लेफ्ट में क्या मिला, 1000x में से 1000x में से 10 गो x को घटाएंगे तो 990x बचेगा। इधर क्या करेंगे, इधर वाला डेसिमल फॉर्म का जो 5454 है और इधर वाला जो डेसिमल फॉर्म का जो 5454 है वो एक दूसरे को जीरो कर देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ 254 में से 2 को घटाएंगे, 254 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 252 और यहाँ से x का क्या वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा 252 डिवाइडेड बाई 990। अब देखते हैं क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब दोनों में क्या कोई कॉमन वैल्यू है। यदि कॉमन वैल्यू होता है तो उसको कैंसिल कर देंगे, यदि कॉमन वैल्यू नहीं होता है तो वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, कुछ कॉमन वैल्यू है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, वह आएगा 14 डिवाइडेड बाई 55। तो यहाँ पर जो भी बार यूज किया गया रेकरिंग फॉर्म में था, रेशनल नंबर जो था वह रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में था, उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो फाइनल आंसर क्या आया, 14 डिवाइडेड बाई 55। ठीक है, x का वैल्यू हमको क्या मिला, 252 डिवाइडेड बाई 990। दोनों में से कॉमन वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 55। तो आज के लिए इतना ही। वीक में 4 दिन या 3 दिन वीडियो अपलोड किए जाएंगे। दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट सिलेबस। जितने भी क्लास 10th में टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और बढ़िया से डिस्कस करेंगे। प्रत्येक चैप्टर में जितने वेरिएशंस क्वेश्चंस के होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।